हेलो विद्यार्थियों, वेलकम है आप सभी का मैक विद्यार्थी में। आज सोम के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड बेंडिंग इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बेंडिंग ऑफ बीम। बेंडिंग ऑफ बीम के लिए सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि जो बीम है वो बहुत सारी लेयर से बना हुआ है। तो इसमें जो पहले वाला केस है वो सैगिंग का केस है, यानी कि बीम के हमने एक पोर्शन लिया है और उसमें हमने दो मूवमेंट ऊपर की तरफ लगाए हैं। तो बीम का जो मिड पोर्शन होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा और कॉर्नर्स उसके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह का जो बेंडिंग होती है उसे हम सैगिंग कहते हैं। दूसरी जो केस है वो हॉगिंग का केस है, जिसमें बीम का जो मिड पोर्शन है ऊपर की तरफ और जो उसके साइड्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। तो ये वाली जो बेंडिंग की पोजीशन होती है ये हॉगिंग का पोजीशन होती है। अब एक्सटर्नल लोड लगने से क्या होगा, जो बीम का पोर्शन है उसमें बेंडिंग मूवमेंट भी डेवलप होगा और उसमें शेयर फोर्स भी डेवलप होंगी। लेकिन क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स के कारण क्या होगा, जो बीम का मटेरियल है उसमें डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन किसी भी मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें होने वाले डिफॉर्मेशन का वो अपोज करता है, उसको रेजिस्ट करता है। तो सिंपली हम बोलते हैं कि जब बीम में बेंडिंग मूवमेंट लग रहे हैं तो उसके कारण जो बीम का मटेरियल है उसको रेजिस्ट करने के लिए एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है और उसी स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है ये समझते हैं हम। देखिए न्यूट्रल लेयर क्या होती है, मैंने आपको बताया कि बीम बहुत सारी लेयर से बना हुआ है। जैसे सेकंड केस है तो इसमें जो ऊपर वाली टॉप लेयर होगी उसमें कंप्रेशन हो रहा है और जो नीचे वाली बॉटम लेयर है उसमें टेंशन हो रही है। अब इसके मिड में एक ऐसी लेयर होगी जिसमें ना ही आपका कोई टेंशन होगा ना ही कोई कंप्रेशन होगा, यानी कि ये जो लेयर है इसमें डिफॉर्मेशन का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये अनचेंज रहेगी। तो इस लेयर को, इस सरफेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस। अब इसके बाद न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। देखिए न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस का मान 0 होता है। जैसे कि ये जो सेक्शन है बीम का, ये जब हम बीम को साइड से देख रहे हैं तो वो पोर्शन है, और जो ये वाला पोर्शन है जब हम बीम को फ्रंट से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो वो पोर्शन है। तो अगर हम इसमें बीम में कई सारे इस तरह के सेक्शंस कर दें तो ये जो सेक्शंस, जो बीम की न्यूट्रल लेयर है जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वो एक्सिस कहलाएगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस। अब बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करती है और जो बीम का बेस होगा उसके हमेशा पैरेलल रहेगी और न्यूट्रल लेयर से ही न्यूट्रल एक्सिस जाती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब बीम को हमें बेंड किया तो ये एक आर्क पर बेंड हो रहा है। अब जो न्यूट्रल लेयर है इससे हम एक कंप्लीट अगर सर्किल बना दे बेंडिंग की पोजीशन में, यानी न्यूट्रल लेयर एक आर्क पे बेंड हुआ और इससे हमने क्या किया, एक पूरा का पूरा सर्किल बना दिया। अब उस सर्किल में एक उसका पॉइंट ले लिया हमने, सेंटर पॉइंट O, और उस O पॉइंट से इस न्यूट्रल लेयर की जो डिस्टेंस होगी वो इस कंप्लीट सर्किल की क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो ये जो रेडियस है, जिस रेडियस पर आपका बीम बेंड होता है, उस रेडियस को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सिंपल या प्योर बेंडिंग क्या होती है, जब भी बीम के किसी सेक्शन पर या पार्ट पर शेयर फोर्स का मान 0 हो जाए, उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग। जैसा डायग्राम में आपको ए बी बीम दिख रहा होगा, इसमें सी और डी पर डब्ल्यू लोड लगे हुए हैं। जब इसका हम एसएफडी और बीएमडी बनाते हैं तो आप देख रहे होंगे ए से सी और डी से बी तक हमें शेयर फोर्स डायग्राम मिल रहे हैं, लेकिन सी से डी तक हमें कोई भी शेयर फोर्स की वैल्यू नहीं मिल रही है। उसी तरह से अगर इसका हमने बीएमडी डायग्राम बनाया है तो सी से डी तक हमें बेंडिंग मोमेंट की एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर बीम बेंड हो रहा हो और उस कंडीशन में बीम के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन या कुछ सेक्शन पर, जैसे यहां पर सी से लेकर डी तक का जो बीच का पोर्शन है, इस तरह का जो पोर्शन रहेगा उसको हम बोलेंगे कि वो सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी आपकी सिंपल या प्योर बेंडिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेंडिंग इक्वेशन फॉर स्ट्रेट बीम। अब बेंडिंग इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर ये एजम्पशंस फॉलो होंगे तभी बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन हो पाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बीम लोड लगने से पहले पूरी तरह से स्ट्रेट है, यानी कि वो पूरी तरह से सीधा होता है। दूसरा पॉइंट है इसके बाद कि बीम का जो मटेरियल है वो होमोजीनियस है, वो सेम पदार्थ का है।
नेक्स्ट, बीम जब बेंड होगा तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर बेंड होगा और वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा, यानी कि उसमें जितना स्ट्रेस डेवलप होगा उतना ही उसके अनुसार उसमें स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है कि बीम के टेंशन कंडीशन में या कंप्रेशन कंडीशन में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट, बीम का इसमें सेल्फ वेट कंसीडर नहीं किया जाता है कि बीम का जो अपना वेट है उसको नहीं लेंगे। अगर हम बीम के वेट को ले लेते हैं तो शेयर फोर्स की वैल्यू 0 नहीं रह पाएगी और वो प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग की कंडीशन नहीं रहेगी। तो प्योर बेंडिंग की कंडीशन के लिए बीम का सेल्फ वेट कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, बीम में मैंने बताया ये बहुत सारे लेयर्स में बना होता है, तो बीम की जो हर लेयर है वो दूसरी लेयर के साथ में पूरी तरह से एक्सपेंड होने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री रहती है। नेक्स्ट, कि बीम का जो क्रॉस सेक्शन है जब बीम में बेंडिंग हो जाएगी तो उसके बाद भी वो प्लेन ही रहेगा, यानी कि जैसे अगर ये बीम का हमने पोर्शन लिया है और ये इसका बेंडिंग प्लेन है और ये इस पे हमने कई सारे इस पे क्रॉस सेक्शंस काटे हैं, तो जब बेंडिंग इसमें हो जाएगी कुछ इस तरह से इस पोर्शन की, तो उसके बाद भी जो क्रॉस सेक्शंस हैं ये प्लेन ही रहने चाहिए। इनमें किसी भी तरह की वेवीनेस नहीं आएगी, ये टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। हो सकता है ये इंक्लाइंड हो जाए लेकिन फिर भी ये प्लेन ही रहेंगे। और लास्ट है कि बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो उसके प्लेन ऑफ बेंडिंग के सिमेट्रिकल रहेगा, यानी कि ये प्लेन ऑफ बेंडिंग है तो जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो इसके अबाउट सिमेट्रिकल ही रहते हैं। तो ये सभी एजम्पशंस जब तक फॉलो होते हैं उसी के बाद हम क्या करते हैं, बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं। तो हम ड्राइव करेंगे बेंडिंग इक्वेशन और इसको फ्रैक्चर फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये इसका डायग्राम है। बीम का हमने एक पोर्शन लिया है ए बी सी डी, ये बीम बिफोर बेंडिंग पोजीशन है और ये बीम आफ्टर बेंडिंग पोजीशन है। इस इक्वेशन को हम दो स्टेप में ड्राइव करते हैं। जो पहला वाला स्टेप रहेगा उसमें बेंडिंग स्ट्रेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इनके बीच में रिलेशनशिप ड्राइव होगी। तो इसमें जो पोर्शन लिया हुआ है उसमें हमने ई एफ न्यूट्रल लेयर है। न्यूट्रल लेयर क्या होगी, जहां पर कंप्रेशन या टेंशन कुछ भी नहीं होगा और इसका डिफॉर्मेशन भी 0 रहता है। और सी डी इसमें बॉटम लेयर है और ए बी जो है उसमें टॉप लेयर है। अब न्यूट्रल लेयर ई एफ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y पर एक हमने लेयर ली है जी एच। इनिशियल पोजीशन में ए बी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू सी डी होगा, ये चारों इक्वल रहेंगे। अब आर यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब बीम बैंड हो जाएगा तो जो ए बी टॉप लेयर थी वो बैंड होके हो जाएगी ए डैश बी डैश, और जो ई एफ है वो बैंड होके हो जाएगा ई डैश एफ डैश, जी एच हो जाएगा जी डैश एच डैश, और सी डी जो बॉटम लेयर है वो हो जाएगी सी डैश डी डैश। अब न्यूट्रल लेयर जब बैंड होगी तो ये किसी आर्क पर बैंड होगी। इस आर्क से हम पूरा एक कंप्लीट सर्किल बनाते हैं, तो उस सर्किल की जो रेडियस होगी उसको हमने डिनोट किया है आर से, और उसी आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद जो हम ए डैश और सी डैश को नॉर्मल ऊपर की तरफ खींचे और डी बी डैश का नॉर्मल ऊपर की तरफ खींचे, तो जो दोनों नॉर्मल हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, जो पॉइंट होगा ओ, और इन दोनों नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने डिनोट किया है फाई से। अब क्योंकि न्यूट्रल लेयर वह लेयर होती है जिसमें टेंशन या कंप्रेशन कुछ भी नहीं होता है, यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन है नहीं, तो ई एफ इज इक्वल टू ई डैश एफ डैश रहेगा। अब हमें यहाँ पर आर्क लेंथ निकालनी है, तो आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। जैसे कि यहाँ पर एक अगर हमारे पास कोई सर्किल है और इसके सेंटर में थीटा एंगल पर हमें कोई आर्क मिल रही है, तो इस आर्क की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाता है आर इंटू थीटा, यानी कि रेडियस इंटू एंगल। अब यहाँ पर हमें आर्क लेंथ ये निकालनी है ई डैश एफ डैश, जो कि हमारी न्यूट्रल लेयर की लेंथ है। तो वो कितनी हो जाएगी, रेडियस यहाँ पर आर है और एंगल बना हुआ है फाई, तो वो हो जाएगा आर इंटू फाई। अब क्योंकि न्यूट्रल लेयर है ये, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा बेंडिंग में भी, तो ई एफ और ई डैश एफ डैश दोनों इक्वल है। और यहाँ से हमने इस वाले जो बेंडिंग का जो पोर्शन है बीम का उससे निकाला था अभी कि ई डैश एफ डैश क्या है, आर इंटू फाई। तो ई एफ भी क्या होगा आपका, वो आर
फाई होगा। तो EF का मान हमने निकाल लिया है R5 और EF आपके GH के बराबर है, इनिशियल लेंथ जो थी, तो यहां से GH का मान भी क्या आ जाएगा, R5 आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है जो G डैश H डैश आर्क है उसकी लेंथ निकालनी है। तो उसकी लेंथ निकालने के लिए हमें पहले तो उस आर्क की रेडियस चाहिए होगी। तो उस आर्क की रेडियस कितनी होगी, R प्लस वाई, क्योंकि E डैश F डैश जो न्यूट्रल लेयर है उससे G डैश H डैश आर्क की डिस्टेंस है y। तो यहां से O से G डैश H डैश की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस वाई। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा G डैश H डैश इक्वल टू रेडियस हो गई R प्लस वाई और एंगल हो गया फाई। तो यहां से आ जाएगा R प्लस वाई इंटू फाई। अब इसके बाद हमें जो GH है हमारे पास फाइबर लेयर, उसमें स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। पहले हमें निकालना होगा कि चेंज इन लेंथ कितनी है। तो चेंज इन लेंथ की बराबर क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब GH जब बेंडिंग हो रही है तो वो क्या हो जा रहा है, वो G डैश H डैश में हो जा रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ, और GH क्या हो जाएगी, वो इनिशियल लेंथ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, G डैश H डैश माइनस GH। अब G डैश H डैश की हमने वैल्यू निकाली थी R प्लस वाई इंटू फाई माइनस इनिशियल लेंथ कितनी है, R5 की वैल्यू पुट कर दी। फिर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा R5 प्लस वाई इंटू फाई माइनस R5। तो यहां से प्लस का R5 और माइनस का R5 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा y इंटू फाई। अब यहाँ पे स्ट्रेन इन GH में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो चेंज इन लेंथ आ गया हमारे पास वाई फाई और इनिशियल लेंथ कितनी है, R इंटू फाई। तो फाई से फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका y अपॉन R। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें हुक्स लॉ के अनुसार पता है कि स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि सिग्मा अपॉन ई। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं स्ट्रेन की, इनको हम इक्वेट कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर देते हैं। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y अपॉन r इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। अब इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं, सिग्मा अपॉन y इक्वल टू ई अपॉन r। तो ये पहला रिलेशन था हमारा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमने पहला स्टेप में फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू y इंटू ई अपॉन r। अब किसी भी बीम के लिए E और R की जो वैल्यूज होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो जब E और R ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो यहां से डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू y। अब यहां से जो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि बीम के किसी फाइबर में जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो उस फाइबर की जो बीम की न्यूट्रल एक्सिस होगी उससे डिस्टेंस पर, उससे दूरी पर निर्भर करती है, उस पर डिपेंड करती है। यानी कि जैसे अगर हमारी सैगिंग का केस था, तो सैगिंग के केस में जो बीम की सबसे दूर वाली यानी कि टॉप मोस्ट लेयर होगी उस पर सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी बॉटम लेयर, उस पर सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। यानी कि सिग्मा इस पे डिपेंड कर रहा है, वो लेयर के फाइबर के न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है स्ट्रेस का मान। अब सेकंड जो हमारा रिलेशनशिप इसमें निकलेगा वो निकलेगा बेंडिंग मोमेंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इसके लिए हम मानते हैं कि जो हमारा GH फाइबर है उसका एरिया है डेल्टा A। अब यहां से हमें पता है, हमने निकाला था कि सिग्मा इज इक्वल टू y इंटू ई अपॉन R। अब अगर हम फोर्स निकालेंगे इस एरिया पर, तो फोर्स के लिए सिग्मा के साथ रिलेशन क्या रहता है कि सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और यहां से अगर फोर्स के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इस पर्टिकुलर जो डेल्टा ए हमारे पास एरिया है उसमें हमें फोर्स निकालनी है, तो वो आ जाएगी स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्ट्रेस की वैल्यू ये है y इंटू ई अपॉन आर, और एरिया क्या है इस GH फाइबर का, वो हो गया डेल्टा ए। अब हमें निकालना है मूवमेंट इस एरिया पर। तो मूवमेंट के लिए m इक्वल टू क्या रहता है आपका, F इंटू डी, और फोर्स हमने निकाली थी यहां से क्या है वो y इंटू ई अपॉन आर इंटू डेल्टा ए, और इसकी डिस्टेंस कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो y है। तो डिस्टेंस से हम क्या रख देंगे y। तो यहां से जो फाइनल आ जाएगा हमारा E अपॉन आर वाई स्क्वायर डेल्टा ए।
तो हमने एक बीम के छोटे से फाइबर डेल्टा ए के लिए निकाल लिया है मोमेंट का मान। अब हमें इंटायर बीम के लिए, पूरे बीम के लिए मोमेंट का मान निकालना होगा। अब ये जो मोमेंट है यहाँ पर, यह है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि जब बीम में बेंडिंग के लिए हम बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं तो जो बीम का मटेरियल होगा वो उस बेंडिंग का अपोज करेगा, और उसको अपोज करने के लिए वो एक रेजिस्टिंग मूवमेंट डेवलप करता है। वो ही मूवमेंट यहाँ पर कहलाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम निकालते हैं इंटायर बीम के लिए मोमेंट का वैल्यू। तो उसके लिए निकलेगा m इक्वल टू ई अपॉन आर इंटीग्रेशन डेल्टा ए वाई स्क्वायर, यानी कि जो हमने छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला था उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब क्योंकि पूरे बीम के लिए मटेरियल होमोजीनियस है, एक समान है, तो उसके लिए ई का मान तो सेम रहेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, बेंडिंग सभी फाइबर्स की एक समान ही होगी, तो आर का मान भी पूरे बीम के लिए सेम रहेगा। तो ई अपॉन आर तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और हर फाइबर के लिए डेल्टा ए यानी कि उसका जो एरिया होगा वो डिफरेंट होगा, और उसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस वाई वो भी डिफरेंट होगा। तो इस डेल्टा ए वाई स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना होगा जब हमें इंटायर बीम के लिए मूवमेंट की वैल्यू निकालनी है। अब जो ये डेल्टा ए वाई स्क्वायर है, ये हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जब हम सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो हमें पता है कि आई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन डेल्टा ए वाई स्क्वायर। तो इस वाले स्टेप में m इक्वल टू ई अपॉन आर इंटीग्रेशन डेल्टा वाई स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं i। तो यहां से आ जाएगा m इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू i। इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं m अपॉन i इक्वल टू ई अपॉन आर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 थी सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, वहां से भी ई अपॉन आर की वैल्यू मिली थी और यहां से भी ई अपॉन आर की हमें वैल्यू मिल रही है इक्वेशन नंबर 4 से भी। तो दोनों 3rd हैं एंड 4 हैं, उससे हम जो ई अपॉन आर की वैल्यूज हैं उनको भी इक्वेट कर देते हैं। तो जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी हमें वो आएगी m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो यही जो इक्वेशन होती है इसी को हम बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन, या इसे फ्रैक्चर फॉर्मूला भी बोला जाता है। और इस इक्वेशन में जो m है वो है बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन, जो बीम का हम जो सेक्शन लेंगे उसका बेंडिंग मोमेंट, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट, सिग्मा है बेंडिंग स्ट्रेस, Y है जो फाइबर लिए हैं हमने उनकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, E है जो बीम का मटेरियल है उसका लिए मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, और R है कि जब बीम बेंड हो रहा है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, उसकी वैल्यू है R। तो इसी के साथ इस लेक्चर वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।